प्रिया जी, राजनीति में आने से पहले आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी और मनोविज्ञान से आपने एमए किया है, तो उसका फ़ायदा आपको कितना मिलता है पढ़ाने का, और साथ ही साथ मैनेजमेंट भी आपने किया है और मनोविज्ञान से भी पढ़ाई की है, तो उस मनोविज्ञान, उस मैनेजमेंट का क्या फ़ायदा मिलता है? देखिए, ऐसा है कि पढ़ाई लिखाई की अपना एक महत्व होता है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी लर्निंग हमारे लिए होती है आम जनमानस के बीच में जाना। मैं पढ़ाती थी या पढ़ती थी तब आम जनमानस की तकलीफ़ों को नहीं उतना बेहतरी से समझती थी, लेकिन जब से मैं सार्वजनिक जीवन में आई हूँ तो मैंने गरीब से गरीब, कमज़ोर से कमज़ोर समाज को देखा है, और मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष जब हम उनसे जुड़ते हैं, उनकी तकलीफ़ों को देखते हैं, तो इससे बेहतर लर्निंग हमारे लिए कोई नहीं होती। अच्छा, मैंने आपको पार्लियामेंट में भी सुना है, आप इतना अच्छा वक्ता हैं, तो ये ट्रेनिंग किसने दी है आपको, कहाँ से आया है? मुझे लगता है कि कुछ तो शायद पिता के गुण आ गए हैं, और बाकी तो मैंने आपको बताया कि समाज के बीच में जब हम रहते हैं, लोगों की तकलीफ़ों को, उनकी समस्याओं को हम प्रत्यक्ष देखते हैं तो बहुत कुछ हम समझते भी हैं, सीखते भी हैं। और उसके बाद मुझे उत्तर प्रदेश की विधानसभा और देश की संसद में रहने का अवसर मिला है, जहां देश के तमाम राजनीतिक दलों के एक से एक महारथी सांसद वहां पर होते हैं, और उन सभी के विचारों को सुनकर भी बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला है। अच्छा, मोदी जी के नेतृत्व में आप काम करती हैं। मोदी जी को कहा जा रहा है कि युग पुरुष हैं, बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं और तमाम तरह के, आपको क्या लगता है उसमें ऐसी क्या खासियत आपको उनमें दिखती है जो अन्य पूरे संसार के प्रधानमंत्रियों में और राष्ट्राध्यक्षों में नहीं दिखती? देखिए, मैंने पूरे संसार को तो नहीं देखा, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगी कि परिश्रम करने की क्षमता अभूतपूर्व है, और मुझे लगता है कि अपने उम्र के जिस ब्रैकेट में वो हैं, उसको देखते हुए वो शायद युवाओं से कहीं ज़्यादा ऊर्जावान होकर काम करते हैं, और हमारे जैसे युवा भी उनको देखकर सीखते हैं कि हम कितना काम कर सकते हैं, कितनी हमारे पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा अवसर है, और बहुत कुछ देश के लिए किया जा सकता है। अच्छा, उनके जो डिप्टी हैं वो अभी यूपी के लगातार दौरा कर रहे हैं। अमित शाह की बात हो रही है, आपके गृह मंत्री, और वो बहुत चाणक्य हैं आपके गठबंधन को भी आगे बढ़ाने में, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो चाणक्य कहा जाता है अमित शाह जी को, और रणनीतिकार कहा जा रहा है कि 2017 जिताया, 14 जिताया, आखिर उनमें क्या आप देखते हैं? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो हमारा 2017 का चुनाव हुआ, उस वक्त उन्होंने प्रभारी के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश जिस तरीके से कास्ट इक्वेशंस को देखते हुए अलग अलग छोटी से लेकर बड़ी हर जाति का एक उन्होंने पूरा एक मैं कहूँगी कि एक गुलदस्ता तैयार किया था, तो वो एक बहुत बड़ी खासियत थी हर समाज को, हर वर्ग को जोड़ने की। तो उससे हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक परिवर्तन भी हुआ, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी खूबी है, और इसकी वजह से 2017 में इतना अच्छा परिणाम देखने को मिला था। अच्छा, बात हो रही है मोदी जी की, अमित शाह की, तो मुख्यमंत्री की भी होनी चाहिए। चुनाव तो मुख्यमंत्री का ही है 2022 के मद्देनज़र, माफियाओं को लेकर, और जिस धरती पे आप खड़ी हैं, अयोध्या और जो विधानसभा है ये, वहाँ पर माफियाओं की बात ना हो जाए तो काम चलेगा नहीं। तो माफियाओं का जो बुलडोजर लेके वो चलते हैं, तो आपको लगता है कि सच में जो माफिया हैं दुबक के बैठ गए हैं, जेलों के अंदर चले गए हैं, राज्य छोड़ दिए हैं, क्या है ये बुलडोजर पॉलिसी? देखिए, मुझे नहीं मालूम बुलडोजर संस्कृति क्या है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि रूल ऑफ लॉ से ही देश और प्रदेश चलता है, और रूल ऑफ लॉ को स्थापित करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए, यही उचित है। अच्छा, उनमें खास क्या चीज़ें दिखती हैं आपको? मुझे लगता है बहुत परिश्रमी हैं, और दिन रात उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से दौरा करते हैं, जिस तरीके से भ्रमण करते हैं, ये बहुत सराहनीय है। परिश्रमी तो आप भी हैं। तो मैं अपनी तरीके से परिश्रम करती हूँ, आम जनमानस के बीच में जाती हूँ। अच्छा, कहा जाता है कि अनुप्रिया पटेल अपने जो वोट बैंक हैं या अपनी जो राजनीति है उस पर वो समझौता नहीं करती हैं, वो एड्रेस करती हैं, चाहे जाति जनगणना हो, चाहे आरक्षण का मामला हो, कभी भी अपनी आवाज़ कहीं भी बुलंद कर देती हैं। तो आखिर इस हिम्मत, वो आवाज़ कहाँ से आती है? हिम्मत तो खून में है, और बाकी हिम्मत जनता से प्यार से मिल जाती है। निश्चित रूप से। तो जाति जनगणना और तमाम आरक्षण को लेकर आपकी क्या राय है और क्या मांग है आपकी? हमारी पार्टी ने अपना स्पष्ट मत रखा है सेंसस को लेकर कि 2021 में जो हमारी सेंसस एक्सरसाइज होनी है, उसमें हमारे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो भी अलग अलग जाति के लोग हैं, जातिवार उसकी जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि 1931 के बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुई है।
केवल हमारे यहाँ जो SC ST हैं उनकी गिनती तो होती है, लेकिन बाकी जातियों की गिनती नहीं होती है। और अगर हमें देश के अंदर अलग अलग जातियों के सही प्रमाणिक आंकड़े चाहिए तो कास्ट सेंसस ही उसका एक तरीका है, इसलिए इसकी मांग हम निरंतर करते हैं। जाति जनगणना के पक्ष में बिल्कुल इसके पक्ष में है, स्पष्ट रूप से अपना दल इसके पक्ष में। और हमारा ये मानना है कि अगर हमें पूरे देश को आगे बढ़ाना है और हमें सरकार की तमाम जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उनका लाभ जो सबसे वंचित है उस तक पहुंचाना है, तो पहले हमारे पास प्रमाणिक आंकड़े होने चाहिए कि किस समाज की, किस वर्ग की, किस जाति की क्या आबादी है। और जब तक हमारे पास प्रमाणिक आंकड़े नहीं होंगे हम कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। और जाति इस देश की सामाजिक संरचना का आधार है, उससे मुंह फेर लेने से भी काम नहीं चलने वाला है। भाजपा कहती है कि सामाजिक विभेद पैदा होगा, इसलिए जाति जनगणना जरूरी नहीं है। बिल्कुल गलत। सामाजिक विभेद कैसे पैदा होगा? भाई, जाति इस देश के सामाजिक संरचना का आधार है और ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, ये इस देश के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है सब जानती है। और जहाँ तक कास्ट सेंसस की बात है, आज देश के तमाम राजनीतिक दल इस विषय पर एकमत हो चुके हैं कि देश को कास्ट सेंसस की जरूरत है। तो विरोध क्यों? नहीं, विरोध मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा। मैं तो देख रही हूँ कि देश के अंदर सभी राजनीतिक दल इस पे एकमत हो चुके हैं, अब बस इसको एक्शन में लाने की, इम्प्लीमेंट करने की देरी है। लेकिन मोदी जी और शाह जी तो नहीं, ऐसा तो कभी नहीं कहा। आप बात करेंगे? ऐसा तो कभी नहीं कहा। हम तो हर बात को लगातार कह भी चुके हैं और स्पष्टता से कहते भी हैं। इतना बड़ा देश है, फैसला लेने में समय लग सकता है, लेकिन इसे नकार नहीं सकते। अनुप्रिया जी, एक सवाल है, बार बार आपने, हम लोग जब बचपन से ही सुनते रहे हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, स्त्री होती है, चाहे वो माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, किसी भी रूप में। लेकिन एक केंद्रीय मंत्री, एक सफल राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीछे एक पुरुष जिसका नाम आशीष पटेल है, वो माना जाता है, चाणक्य माना जाता है। नहीं, ये तो अच्छी बात है, आप आशीष जी का नाम ले रहे हैं, लेकिन इधर देखिए मेरे इतने सारे भाई खड़े हुए हैं, ये सब पुरुष हैं और मेरी सारी बहुत सारे इधर भाई खड़े हुए हैं और सब बहनें खड़ी हुई हैं। अनुप्रिया पटेल की सफलता के पीछे सब है। ये तो बात आपने सही कहा, लेकिन आशीष जी वो कौन सी चाणक्य हैं, वो कैसा रणनीति बनाते हैं, कितना संबल मिलता है? देखिए, चाणक्य तो मुझे पता नहीं, मेरे लिए तो मेरे जीवन साथी हैं और अपना दल के लिए जैसे मैं काम करती हूँ, जैसे मेरे सारे कार्यकर्ता काम करते हैं, सारे नेता काम करते हैं, वैसे वो भी एक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं और हम सब टीम वर्क में विश्वास रखते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे टीम वर्क और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग से हम ये सफलता का सफर तय कर पा रहे हैं। प्रिया जी, पुरुष प्रधान समाज है, हम भी पुरुष हैं, लेकिन जिस तरीके से आशीष जी सपोर्टिव हैं आपको लेके, वो शायद बहुत कम ऐसी महिला नेता होंगी जिनको इतना सपोर्ट पतियों से मिलता हो। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। तारीफ में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहना चाह रही हूँ कि मेरी सफलता के पीछे मेरी पूरी पार्टी है और जैसे मेरे सारे कार्यकर्ता काम करते हैं वैसे ही आशीष जी भी पार्टी में बहुत सहयोग करते हैं। निश्चित रूप से। तो अपना दल परिवार एक करने के लिए आपने बहुत कोशिश की, वो कोशिश अभी भी जारी है, कोशिश करेंगी या क्या था वो? कोशिश जारी है और हम कोशिश करते रहेंगे, कुछ अच्छे परिणाम आएंगे तो अच्छा ही होगा। वो स्ट्रेटजी जो आपने कहा था, रखा था, मतलब क्योंकि जब पार्टी बन जाती है और चीज़ें बट जाती हैं तो उसको एक करने के लिए कुछ ना कुछ ऑफर किया जाता है, बताया जाता है कि भाई हम इस मेज पे बैठे हैं और ऐसे होगा तो हम कर लेंगे। क्या था? देखिए, वैसे तो अपना दल के सारे कार्यकर्ता, सारे वोटर, सारे समर्थक, सारे शुभ चिंतक सब एक साथ हैं और हमारे इस झंडे के नीचे खड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से पारिवारिक रूप पे हम प्रयास करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, सवाल ये है कि भाई परिवार जब बंटता है या जो भी हो, विरासत की बात अगर हम कर लें तो विरासत ऐसा नहीं है कि ये 4 लड़के हैं तो किसी को ट्रैक्टर दे दो, किसी को बस दे दो, किसी को भैंस दे दो, ऐसे नहीं होता। विरासत, अगर राजनीतिक विरासत बंटती है तो 4 बच्चे हों, लेकिन उसमें जो सबसे काबिल होगा वही विरासत का हकदार होता है और वो हकदार आप हैं। ये जनता को तय करने दीजिए, मेरा काम तो सिर्फ जनता के बीच में जाना है और उनके लिए संघर्ष करना है। मैं वही कर रही हूँ, मैं अपना कर्म कर रही हूँ, बाकी सबको जनता तय करेगी। अच्छा, इस बार अगर सत्ता में आप आती हैं तो क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या किस तरह से आप प्रदेश का विकास करेंगी, या मुख्यमंत्री से बात कहेंगी या पार्टी से बात कहेंगी? अभी तो देखिए, चुनाव में हम सभी को उतरना है, चुनाव के परिणाम कैसे आएंगे ये सब तो अभी कुछ निकल कर सामने नहीं आया है।
और सरकार बनने के बाद जैसे पिछले 5 वर्षों में हमने निरंतर प्रदेश का विकास के लिए काम किया है, उसके साथ ही हमारी पार्टी के जो विषय हैं उनको भी निरंतर उठाते रहे हैं। आगे हमारी पार्टी भगवान चाहेगा तो और भी मजबूत होगी, हम और मजबूती के साथ अपने एजेंडा पे काम करेंगे।